आइए आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले राष्ट्रवाद को समझते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि राष्ट्र के प्रति एकता और लगाव की भावना ही राष्ट्रवाद है। जैसे जिसमें भी वाद लग जाए उसका मतलब होता है लगाव, राष्ट्र के प्रति लगाव, राष्ट्रवाद। जैसे सुनते होंगे आतंकवाद, तो आतंक के प्रति लगाव आतंकवाद, क्षेत्रवाद, क्षेत्र के प्रति लगाव क्षेत्रवाद। तो इसी तरह से राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति लगाव। तो ये हो गया आपका राष्ट्रवाद। यूरोप में इसका मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद हो रहा है, तो यूरोप के प्रति, यूरोप के जो राष्ट्र है उसके प्रति लगाव की भावना महसूस होगा, वो राष्ट्रवाद होगा यूरोप में। देखिए यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का जो उदय हुआ वो आपको फ्रांसीसी क्रांति का ही देन था। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ या नेपोलियन का कहिए, तो उन लोग का जो योगदान रहा फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ, तो यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत कर दिया। लेकिन हम लोग उसको नहीं पढ़ पाएंगे अभी फिलहाल में। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास अभी टाइम नहीं है। इसीलिए आपको प्रश्न उत्तर जितने भी है एनसीईआरटी का, उसके माध्यम से जो भी प्रश्न पूछा गया उसको डिटेल्स में करते चले जाएंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या पहला पर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। राष्ट्रीय चेतना का उदय। ये राष्ट्रीय चेतना क्या है? तो राष्ट्रीय चेतना का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति जागना, राष्ट्रीय चेतना का उदय, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, संस्कृति के प्रति लगाव की भावना महसूस हो जाएगा, तो उसे राष्ट्रवाद कहेंगे। कैसे लिखेंगे? राष्ट्रवाद का अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय, राष्ट्रीय चेतना का उदय, जिससे क्या? तो जिससे सामाजिक, आर्थिक, संस्कृति के प्रति एकता की भावना महसूस हो सके, वह राष्ट्रवाद है। तो हम लोग लिख सकते हैं राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, संस्कृति के प्रति एकता। अब जैसे समझ लीजिए कि आपके अपनी संस्कृति से लगाव है, आप जिस देश में रह रहे हैं आपकी संस्कृति से लगाव है। अगर आपकी संस्कृति के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो आप उसका विरोध और विद्रोह दोनों करना शुरू कर दीजिएगा, कारण कि राष्ट्रवाद है, आपको लगाव है, उस देश के प्रति लगाव है। तो ये होता है राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ राष्ट्रीय चेतना को होता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, संस्कृति के प्रति एकता की भावना या लगाव की भावना महसूस हो सके, वह राष्ट्रवाद है। तो आपको राष्ट्रवाद लिखाया जा सकता है या लिख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेजनी कौन था? तो देखिएगा मेजनी का जन्म सन 1805 में हुआ था। देखेंगे क्या मेजनी कौन था? मेजनी जो यूरोप में कहिए कि आज़ादी के प्रति इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, यूरोप महादेश है, देश नहीं उसमें। तो मेजनी का जो जन्म था 1805 ईस्वी में हुआ था। मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था। मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचार का समर्थक एवं योग सेनापति था। फिर से समझिएगा, मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था। यह साहित्यकार, गणतांत्रिक विचार का समर्थक एवं योग सेनापति था। अच्छा, इसने क्या किया? तो इसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया। फिर मेजनी यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया। कौन? मेजनी। तो लिखेंगे मेजनी कौन था? तो मेजनी का जन्म सन 1805 ईस्वी में हुआ था। यह साहित्यकार, गणतांत्रिक विचार का समर्थक था
और योग्य सेनापति था, ये सेनापति भी था, तो योग्य सेनापति था, योग्य सेनापति था। इसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था का क्या किया, गठन किया। इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया। कौन, मिशन। तो यहाँ तक लिखाया जा सकता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देख पढ़ते हैं, इटली जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो देखिएगा, जर्मनी एकीकरण की बहुत सी बाधाएं थी। पहला क्या है कि जर्मनी जो था छोटे छोटे 300 से अधिक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। पहला बाधा समझिए, 300 से अधिक छोटे बड़े राज्यों में विभक्त हो गया था जर्मनी, तो उसको इकट्ठा करना जर्मनी की एक बहुत बड़ी बाधा थी। दूसरा, जो जर्मनी था इसमें धर्मावलंबी के प्रति विरोधाभास था, यानी धर्म के प्रति टकराव, धर्म के प्रति टकराव, ये भी बहुत बड़ा कारण रहा। उसके बाद इस पर ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप रहा। यही कारण था कि जर्मनी में एकीकरण नहीं हो पाया। तो फिर से समझिएगा, क्या लिख सकते हैं, जर्मनी एकीकरण की वजह 300 से अधिक छोटे बड़े राज्यों में विभक्त हो गया था, धर्म के प्रति टकराव हो रहा था। उसके बाद क्या था कि यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था, कारण कि जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। तो इस तरह से जर्मनी एकीकरण के बाधाएं लिख सकते हैं। लघु प्रश्न में दिया हुआ है तो ज़्यादा नहीं लिखना है। उसके बाद मेटरनिक युग क्या है, देखिए सन 1815 ईस्वी से, लास्ट प्रश्न चल रहे हैं मेटरनिक युग, सन 1815 ईस्वी से सन 1848 ईस्वी तक के युग को मेटरनिक युग कहा जाता है। सन 1815 ईस्वी से सन 1848 ईस्वी तक के युग को मेटरनिक युग कहा जाता है। मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी शासक था, घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। यह राजा के दैवीय शक्ति में अधिकार रखता था। सबसे पहले मेटरनिक युग क्या है, तो मेटरनिक युग देखें 1815 से 1848 ईस्वी तक के युग को मेटरनिक युग कहा जाता था। मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। यह राजा के दैविक शक्ति में अधिकार रखता था। तो ये हो गया आपका मेटरनिक के बारे में। अब कुछ और चीज समझ लेते हैं। एक सम्मेलन हुआ है वियना सम्मेलन, वियना कांग्रेस सम्मेलन सन 1815 ईस्वी में हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। सन 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ है, ठीक है। आपको हम हिस्ट्री में पूरा एनसीईआरटी का प्रश्न उत्तर भी करवा देंगे, उसको हम समझाएंगे। और आप नोट्स लिखते ही वीडियो को 4 बार 5 बार देखते रहिए और इसका एक नोट्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम है नहीं तो आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद टाइम मिलेगा तो हम किताबें पढ़ा दिया करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो।